हाँ दोस्तों, मैं हूँ उज्जवल कुमार और आप सभी का एक बार पुनः श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज मैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज हम लोग मुख्यतः उस विषय को सम्मिलित करते हैं जिस विषय से अक्सर एग्जाम में, वो भी खासकर इकोनॉमिक क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये है मुख्यतः योजनाओं का क्षेत्र। पंचवर्षीय योजना जो सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ये दूसरा लेक्चर। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में एक जगह एक मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में जहाँ मैंने नॉर्थ कोरिया की जगह साउथ कोरिया बोल दिया था, तो इसके लिए सॉरी। आइए हम अपना दूसरा लेक्चर दूसरे पार्ट का शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? बाई whom was the rolling plan suggest for backward countries? तो ये रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान ये स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, स्वीडिश इकोनॉमिक्स थे। इनका नाम था जी मिडल यानी गुन्नार मिडल। इन्होंने, ये स्वीडिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एशियन ड्रामा में, इनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, जिसमें इन्होंने इस रोलिंग प्लान का सुझाव दिया है। तो रोलिंग प्लान होता क्या है? तो रोलिंग प्लान के बारे में पहले हम जान लेते हैं। ये रोलिंग प्लान होता है कि किसी भी विकासशील देश में अल्प विकास, किसी भी विकासशील देश में जो अल्प विकास होता है, उससे संबंधित मुद्दों को निरंतर योजना और समायोजन के माध्यम से संबोधित करने की जो रणनीति इन्होंने बनाई, कैसे वो उस चीज़ को दूर किया जाएगा, कैसे गरीबी, पिछड़ापन इत्यादि को दूर किया जाएगा, उसके लिए जो योजना बनाई उसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन द कंट्री वाज अचीव्ड इन। तो ऑप्शन देखते हैं, 8वीं योजना में, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में या 7वीं योजना में। तो 10वीं योजना, इसका राइट आंसर होगा 10वीं योजना। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। लेकिन हम जानते हैं 10वीं योजना कब से शुरू हुई? 10वीं योजना 2002 से 2007 तक। 10वीं योजना का जो कार्यकाल रहा है 2002 से 7 तक। और 10वीं योजना का लक्ष्य, 10वीं योजना का जो लक्ष्य था, इसमें 8% जीडीपी, एंड जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित सभी सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो जीडीपी से काउंट किया जाता है। तो ये जो देश में आर्थिक 10वीं योजना के अंतर्गत, इस योजना 2002 से 7 तक रखा गया था, लक्ष्य 8% जीडीपी का हासिल करने का था। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था तेज और अधिक समावेशी विकास। ये इसका थीम था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था तेज और अधिक समावेशी विकास। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन से अलग देखते हैं कि बाद में 11वीं योजना आई, बाद में 11वीं योजना आई, इसमें क्या हुआ? इसमें जीडीपी में क्या हुआ? औसत वृद्धि दर थोड़ा अधिक हुई, और ये कितने परसेंट पर हो गई? ये 8.1% रही। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना रही उसमें जो जीडीपी रही 8.1% रही। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे 10वीं योजना इज द राइट आंसर। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो देखिए, प्रथम योजना है मैच द फॉलोइंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। तो प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, ये मुख्यतः उस क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया इसमें कि उस प्रथम योजना में किस पे बल दिया गया। तो प्रथम योजना में हम सभी जानते हैं कि प्रथम योजना में हम लोग कृषि एवं सामुदायिक विकास, प्रथम योजना जो शुरू हुआ 1951 से 56 में, उसमें कृषि एवं सामुदायिक विकास पर ज़्यादा बल दिया गया।
जो किस मॉडल पे था, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। ये प्रथम जो था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। द्वितीय योजना में किस पे बल दिया गया, तो द्वितीय योजना जो इसमें हम लोग तीव्र औद्योगिकरण पे बल दिया गया, जो पीसी महालनोबिस पे था, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। प्रथम जो था हेराल्ड डोमर पे था, प्रथम जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। तृतीय योजना क्या था, तृतीय योजना में आधारभूत उद्योगों का प्रसार था। तृतीय में आधारभूत उद्योगों का प्रसार था और ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था और ये गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ये गाडगिल मॉडल पर आधारित था और इसमें चतुर्थ में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को शामिल किया गया था। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है द मेन कंसर्न ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी यूज्ड टू बी। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। इसका एनडीसी जो है एनडीसी, इसको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। इसको हम लोग इसका जो निर्माण हुआ 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इसका मुख्य लक्ष्य होता है योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति देना। इसका मुख्य लक्ष्य होता है योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति देना और इसके स्थान पे इसका मुख्य लक्ष्य होता है योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति देना। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लाया गया। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना शुरू की। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द गांधीयन प्लान। तो ऑप्शन देखते हैं, श्रीमन नारायण अग्रवाल, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण या एन.आर. सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में गांधीवादी योजना को लाया गया और गांधीवादी योजना का मुख्य लक्ष्य था, इसका लक्ष्य मुख्य था विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल। विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल पर आधारित था। अब आइए हम लोग समझते हैं ये विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल होता क्या है। यानी विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल ऐसा मॉडल था जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए, यानी विकेंद्रीकृत का मुख्य अर्थ ही होता है केंद्र से केंद्रीकरण हो गया, यानी केंद्र के क्षेत्र में जो भी होता है उसको केंद्रीकरण के अंतर्गत रखते हैं। विकेंद्रीकरण होता है यानी केंद्र से कुछ हिस्से को अलग अलग भागों में, जैसे केंद्र से राज्य से गांव में, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने को हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो इस मतलब गांधीवादी योजना का मुख्य लक्ष्य था कि विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल बनाना, यानी आत्मनिर्भर गांव बनाने का लक्ष्य था। आत्मनिर्भर गांव बनाने का लक्ष्य था जिसमें कृषि और कुटीर उद्योग, इस पे कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया, जबकि बड़े पैमाने के औद्योगिकरण का विरोध किया गया। जबकि बड़े पैमाने के औद्योगिकरण का विरोध किया गया। तो राइट आंसर इज श्रीमन नारायण अग्रवाल। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
निम्न में कौन से कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में संसद में प्रयुक्त की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, या भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो हम पहले देखते हैं इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, ठीक है, 1951 प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था, 1949 में। और भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, 1945 में, ठीक है। आइए हम लोग एक बार अवमूल्यन को समझते हैं। अवमूल्यन का मुख्य अर्थ होता है कि अपने रुपए का वैल्यू को डिक्रीज कर देना, गिरा देना। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो दूसरे देश भारत में आके खरीदारी, यानी भारत अपने सामानों का निर्यात कर सके, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अपने रुपये के मूल्य को गिरा देना, तो ये अवमूल्यन कहलाता है। तो हम लोग आइए यहाँ पे इसके ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पहले 4, तब 3, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 45, फिर 49 में अवमूल्यन हुआ, फिर 6 अगस्त 1952 को उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और रुपये का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। रुपये का अवमूल्यन 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है और 1991 में हुआ है। ये 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है। आइए हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी, द डेट ऑन विच द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड वाज। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक आयोजन का समान लक्ष्य निम्नलिखित में से माना जाना चाहिए। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडियाज सक्सेसिव 5-year प्लान शुड बी कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पर ऑप्शन में तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, उसका रोजगार का विस्तार करना, आय और धन की विषमताओं को कम करना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। इसका राइट आंसर होगा तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। क्योंकि किसी भी देश में कोई योजनाएं जब लागू होती है या एक बड़े वृहद पैमाने पर उस योजनाओं को लागू किया जाता है, तो उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि ये देश कैसे इस योजना कैसे तीव्र आर्थिक समृद्धि को हासिल कर सके। तो ये योजना का एक मुख्य लक्ष्य होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ विच प्लान। तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग अनुसार देखते हैं चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, 7वीं योजना का लक्ष्य था। तो जो उद्योगों का विकास था, औद्योगिकरण की रणनीति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी 1956 से 61 तक, ठीक है। और इसका लक्ष्य था समाजवादी समाज का, इसका लक्ष्य जो था समाजवादी समाज का स्वरूप स्थापित करना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs इन इंडिया। तो ऑप्शन है योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। तो अगर हम सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल के रूप में देखें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग, ठीक है। ये वर्तमान में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाती है और SDG में अगर वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो SDG में इंडिया का रैंक वर्तमान में 99 है
और नीति आयोग द्वारा एसटीजी को लाया गया था, उसका जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, इसमें केरल एवं उत्तराखंड संयुक्त रूप से 79 अंक के साथ फर्स्ट रैंक पे थे, जबकि बिहार 57 अंक के साथ सबसे नीचे था। तो यहाँ पे केरल एवं उत्तराखंड सर्वोत्तम थे और बिहार सबसे नीचे था। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। वर्ष द 20-point इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा 1975। तो ये पहले जानते हैं 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम क्या था। ये 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लाया गया था और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा 1975। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के तहत नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हम जानते हैं नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 के गठन के बाद इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब थे, ठीक है, जो वर्तमान में भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और ये प्रारंभ में जो नीति आयोग का गठन हुआ था तो ये उपाध्यक्ष थे और इसके प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। तो इसका राइट आंसर अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? भारत में अनवरत योजना किस ईयर में कार्यशील थी? तो अनवरत योजना का कार्यकाल 1978 से 80 माना जाता है और ये जनता पार्टी की सरकार में आया। क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय से 1 वर्ष पूर्व खत्म होने के कारण इस अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया? क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका था 1974 से लेके 79 तक, ये 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया, इसी कारण हम लोग को रोलिंग प्लान को 1978 में लाना पड़ा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और न योजना आयोग ही। ठीक है, वित्त आयोग का क्षेत्र बजट के राजस्व खंड तक सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है। 14 का सी नंबर, कोई व्यक्ति एक ही समय में दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों में अतिव्याप्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका राइट आंसर 14 का बी नंबर होगा, क्योंकि वित्त आयोग का क्षेत्र बजट के राजस्व खंड तक सीमित है। वास्तव में वित्त आयोग का क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र तक सीमित है, जबकि योजना आयोग किसी भी योजना को बनाने से पूरा उसका पुनरीक्षण करता था, उसका फॉर्मेशन करता था।
इसलिए इसका राइट आंसर 14 का बी नंबर होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की तरफ। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग? तो इसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आदेशात्मक योजनाओं में आदेश सोपान बाजार तंत्र का स्थान ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक में केवल एक साधन है। निर्देशात्मक योजना में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आदेशात्मक में सभी क्रियाएं लोक क्षेत्र में होती है। निर्देशात्मक योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति सुगमता से होती है। तो ये अंतर इसमें स्पष्ट करना है। तो अंतर योजना में कहा, आदेशात्मक योजना में आदेश सोपान जो होता है बाजार तंत्र का स्थान ले लेता है, ठीक है। इम्पेरेटिव प्लानिंग जो है, इसमें क्या होता है, इम्पेरेटिव प्लानिंग जो है ये मार्केट मैकेनिज्म पे चलने लगता है, ठीक है। आदेशात्मक योजना जो है इसमें बाजार तंत्र का स्थान ले लेती है, जबकि निर्देशात्मक में केवल एक साधन हो जाए, जैसे कि टूल के रूप में इसका प्रयोग होने लगता है। तो यहीं से मूल अंतर 15 का ए नंबर इसका मूल अंतर होगा। आइए हम अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 21 पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 1975-77 के दौरान 1975-77 के दौरान आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल लगाया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। तो 1975-77 इज द राइट आंसर। किस पंचवर्षीय के दौरान आपातकाल लगाया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। तो आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 17 नंबर। यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है। इसका मुख्य कारण क्या है? Although market economy was accepted since 1991, national economic planning still continues. What is the main reason? तो इसका ऑप्शन है संवैधानिक उपेक्षा, भारी पूंजी निवेश की देखभाल, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करना, या कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करना, क्योंकि जो LPG आया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका मुख्य लक्ष्य था भारत की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देना, ठीक है। तो बाजार अर्थव्यवस्था के स्वीकरण से क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रीय योजना, आर्थिक योजना अभी भी चालू है, ठीक है। तो इसका चालू होने का एक मुख्य कारण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करना। इसको दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में बाजार विफलता दूर करने के लिए, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, इसको दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए ये अभी भी चालू है। चाहिए आगे अगले प्रश्न की तरफ, 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर के समय। किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? मैंने इनमें से दिए गए ऑप्शन में किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा, यानी योजना अवकाश को हम लोग इंग्लिश में प्लान हॉलीडे बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए योजना आयोग को अवकाश की जगह प्लान हॉलीडे हिंदी में लिख के दे देगा। इनमें से किस वर्ष प्लान हॉलीडे, इनमें से किस वर्ष ऐसे करके प्रश्न देगा प्लान हॉलीडे था। तो प्लान हॉलीडे आप देख के इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसको हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं। इसको हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं योजना अवकाश 66 से 69 तक रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 66-67 होगा, 67-68 होगा, 68-69 होगा, 65-66 नहीं होगा, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स वॉज ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्ड द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इस दौरान मानव विकास के सभी विकासात्मक परियोजनाओं का मूल माना गया है। मानव विकास के सभी विकासात्मक परियोजनाओं का इसको मूल माना गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन, 21 नंबर, भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में दिया गया था। तो द स्लोगन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वाज गिवन इन द 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जनता दल का घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 92 से 97 तक थी।
जो 92 से 97 तक रही। इस दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो 1985 से 90 तक रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो था, या नारा भी बोल सकते हैं, इसमें खाद्य कार्य उत्पादकता, इसका नारा था खाद्य कार्य और उत्पादकता का नारा था। और इसमें इसी योजना में सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो राइट आंसर इसके अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आइए अपने 22वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन कंसिडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास, बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बेनिफिट्स, क्षेत्रीय संतुलन दूर करना और अधिकतम उपयोगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 22 का डी, इनमें सभी। क्योंकि नियोजन की जो आवश्यकता होती है ये संतुलित एवं आर्थिक विकास का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बेनिफिट्स, बिल्कुल होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। इक्वल डेवलपमेंट बेनिफिट्स का समान वितरण होना चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन को दूर करना, एकदम राइट आंसर। और अधिकतम उपयोग, मतलब रिसोर्स का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। रिसोर्स मतलब संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। तो राइट आंसर इनमें से 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स इज। ऑप्शन है धन का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास, निजी क्षेत्रों की बढ़ती भूमिका। तो इसका अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य, पंचवर्षीय योजना जो 15 मार्च 1950 को ये हम लोग रसिया मॉडल से ग्रहण किए थे। रसिया मॉडल पे भारत में पंचवर्षीय योजना को लाया गया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का लाया गया था। बात चल रही थी कि क्या अमेरिकन मॉडल को भी अपनाया जाए इसमें, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग रसिया मॉडल पर हम लोग बहुत सारे गहन पुनरीक्षण के बाद हम लोग रसिया मॉडल का अपनाया। क्योंकि बात चल रही थी कैपिटल, तो हम लोग कैपिटल राष्ट्र तो थे नहीं, तो अमेरिका की नीति को अपना नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने रसिया मॉडल को जो 5-5 वर्ष के आधार पर निर्धारित होती थी उस मॉडल को अपनाया, जिसमें हम एक लक्ष्य तय करते थे और उस लक्ष्य के आधार पर हम अपने देश का विकास करते थे। तो ये रसिया मॉडल को अपनाया गया, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का एक प्लान था कि इस रसिया मॉडल को अपनाने के पीछे, ठीक है। तो इसका मुख्य लक्ष्य था धन का समान वितरण, ठीक है, स्वावलंबन में विदेशी स्वावलंबन इसका इनमें से मुख्य लक्ष्य था स्वावलंबन में विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही था कि अपने देश का तीव्र विकास करना, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, गरीबी भूखमरी इन सबको कम करना, देश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना, कृषि को डेवलप करना, रोजगार की वृद्धि करना, आर्थिक समृद्धि में विकास करना, इन सब ऐसे बहुत सारी मतलब लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर भारत का योजना आयोग था, इनमें से अकॉर्डिंग टू स्वायत्तशासी संस्था, सलाहकारी संस्था, संवैधानिक संस्था या वैधानिक संस्था थी। तो इसका राइट आंसर होगा सलाहकारी संस्था। अब आप ये पूछेंगे कि संवैधानिक संस्था या वैधानिक संस्था क्यों नहीं हो सकती है। तो देखिए, संवैधानिक संस्था इसलिए नहीं हो सकती है, संवैधानिक संस्था इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये संविधान द्वारा निर्मित नहीं थी। योजना आयोग का हम लोगों ने प्लानिंग को रसिया के मॉडल से ग्रहण किया था, तो ये संविधान द्वारा निर्मित तो थी नहीं, इसको संविधान द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। दूसरा, वैधानिक संस्था का क्या अर्थ होता है? वैधानिक संस्था का अर्थ क्या होता है? वैधानिक संस्था का अर्थ होता है वैसा अधिनियम जो संसद यानी संसद के अधिनियम द्वारा
निर्मित। संसद का अधिनियम द्वारा जो निर्मित रहता है उसको वैधानिक संस्था बोलते हैं, और संविधान द्वारा निर्मित हो संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये दोनों नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, ठीक है। और स्वायत्तशासी संस्था तो थी नहीं, एटोनोमस बॉडी तो थी नहीं, यानी स्वायत्तशासी होता है खुद, वैसा तो था नहीं, तो एक सलाहकारी संस्था के रूप में इसका यूज किया गया, ठीक है। और इसको हम लोग कर्मचारी एजेंसी भी बोलते हैं। भारत का योजना आयोग को हम लोग एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, कर्मचारी एजेंसी। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछते इनमें से कौन कर्मचारी एजेंसी है, तो आप योजना आयोग को ही टिक करेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर की, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि योजना अवकाश के कार्य का जो क्षेत्र मतलब समय पीरियड रहा है वो 66 से 69 तक रहा है। और इसको पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ देता है कि ये निम्न में से किस योजना के बीच की अवधि है। तो याद रखिएगा, तीसरी एवं चौथी योजना, चौथी योजना के बीच की अवधि रही है। तीसरी एवं चौथी योजना के बीच की अवधि रही है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 26 नंबर की तरफ। योजना आयोग में कोर सेक्टर किसको बोलते हैं? योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य, तो कोर सेक्टर हम लोग बोलते किसको है? भारत में चयनित आधारभूत उद्योग, यानी कुछ आधारभूत उद्योगों का चयन किया गया है। इस कोर सेक्टर में 8 उद्योगों का चयन किया गया है, 8 उद्योगों का चयन किया गया। उनको हम लोग चयनित आधारभूत उद्योग के श्रेणी, और इस उद्योग के क्षेत्र में आते कौन कौन से हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कोयला, कच्चा तेल, गैस, कच्चा तेल या पेट्रोलियम बोल सकते हैं, गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये भारत के 8 उद्योग, प्रमुख उद्योग जो हैं, जिनको हम लोग कोर सेक्टर में रखते हैं और इनमें चयनित आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 27 नंबर की तरफ। यह है कि पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? इसका ऑप्शन का, हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान्स। तो ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन एनडीसी जो है वो करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये करता है इसका पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया। रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा आई है, जनता सरकार के द्वारा, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं रोलिंग प्लान होता क्या चीज़ है। अब थोड़ा रोलिंग प्लान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि रोलिंग प्लान क्या होता है। देखिए, रोलिंग प्लान वैसा प्लान होता है जिसमें वार्षिक योजना को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें वार्षिक योजना को शामिल किया जाता है जिन्हें पिछले वर्ष के प्रदर्शन और प्रचलित आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष संशोधित करके बनाया जाता था। जिनमें पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्रचलित आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष संशोधित करके नया बनाया जाता था। यानी एक वर्ष का इसमें टर्म लिया जाता था और उसको रोलिंग प्लान के अंतर्गत रखा जाता था। चलिए आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स एम्फेसाइज्ड ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी? तो इसका राइट आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया और ये इसका अवधि था 1997 से 2002 का।
आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत की योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज करेक्ट? संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था, सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि योजना के संबंध में संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, एकदम सही है। उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, एकदम सही है। सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं, ये भी सही है, इसलिए इसके सभी ऑप्शन सही हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? यहाँ पे भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ, क्योंकि प्रथम में कृषि पे बल दिया गया था। उस कृषि में सुधार जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। जबकि हेराल्ड डोमर खुद एक, हेराल्ड डोमर के बारे में जान लीजिए, ये खुद बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री। तो लेकिन वास्तव में जो पंचवर्षीय योजना का विकास हुआ वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। और हम लोग को पता है कि इसके मुख्य वास्तुकार पीसी महालनोबिस साहब थे, पीसी महालनोबिस साहब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पीसी महालनोबिस। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में स्वयं संपोषित विकास, सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन, तो इसको हम लोगों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था 1961 से 66 के दौरान, ठीक है। हालांकि भारतीय पंचवर्षीय योजना में तीसरी योजना सबसे असफल मानी जाती है, सबसे असफल मानी जाती है, क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण 1962 में इंडिया चाइना वार और 1965 में इंडिया पाक युद्ध था। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 33 नंबर में। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था संविधान के अंतर्गत। द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, संविधान के अंतर्गत, संसद का अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा या लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, क्योंकि संविधान के अंतर्गत नहीं हुआ था, संसद का अधिनियम द्वारा नहीं हुआ था। वही संविधान के अंदर संवैधानिक और वैधानिक है, यह हम लोग आपने चर्चा किया था। और लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा नहीं हुआ था, ये हुआ था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, यानी मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, इसका बाई रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट के द्वारा इसका हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है। दूसरा कथन और कारण है कि गांव एक इकाई, कथन है कि नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है। दूसरा, गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। तो हम देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन एक देखा जाता है बीपीएससी और यूपीएससी, खासकर पहले यूपीएससी तब बीपीएससी में कूट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। लेकिन आज के समय में एईडीओ, दरोगा इत्यादि एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसमें नीचे से ऊपर नियोजन, नीचे से जो ऊपर नियोजन होगा, ये पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य था, ठीक है, जहाँ पे निचले क्रम से ऊपरी क्रम की तरफ विकास हो, ठीक है। तो ये एकदम सही है। गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, एकदम नहीं। गांव तो एक छोटा सा लघु इकाई है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 35 नंबर में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी दर अधिकतम थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल था 1992 से 97, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार, 8वीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए, महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए और उदारीकरण हुआ,
इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आइए अपने 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न अवधियों में कौन सा एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1969 से 74 को माना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसका लक्ष्य जो था, इसका उद्देश्य जो था, या थीम बोल सकते हैं, सॉरी थीम भी बोल सकते हैं इसका, स्थिरता के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, एक गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो ऑप्शन हम देखते हैं आर्थिक नियोजन किसका विषय है। तो आर्थिक नियोजन एक विषय किसके अंतर्गत आता है। तो आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची, इकोनॉमिक प्लानिंग के सब्जेक्ट में समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या किसी भी सूची में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समवर्ती सूची का विषय है। अब संघ सूची, राज्य सूची, जो विषय यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में शामिल होते हैं, संघ सूची बोलते हैं, जो विषय राज्य की सूची में शामिल होते हैं वो राज्य सूची में लगते हैं, और जो विषय एक कॉमन रूप में संघ सूची और राज्य सूची दोनों में सम्मिलित होते हैं उनको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। और इस संविधान के 7वीं अनुसूची में रखे जाते हैं, सॉरी 7वीं अनुसूची में वर्णित है, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। और संघ सूची और राज्य सूची में अगर कोई विषय कॉमन हो जाते हैं तो इसमें संघ सूची के शब्दों को, सॉरी संघ को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन जो है मुख्यतः समवर्ती सूची का विषय है। तो आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है। तो इनमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है। 11वीं योजना का कार्यकाल था 2007 से 12, ठीक है। और इसमें जीडीपी की औसत वृद्धि, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की औसत वृद्धि 8.1% रही, 8.1% रही। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज या वाज द नोबल एजेंसी फॉर पॉवर्टी एस्टीमेट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर लेने का निर्णय लिया। तो हम लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। इसका प्लान टर्म 15 वर्षों का होता है, ठीक है। तो इस राइट आंसर इज डी नंबर, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। गरीबी हट इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिफ्थ 5 प्लान वाज गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या अपवर्जी विकास। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज राइट आंसर इज ए नंबर, गरीबी हटाओ इसका प्रमुख नारा था। और 1974 से 79 तक इसका कार्यकाल था, लेकिन ये अपने 1 वर्ष पहले 1974 से 78 तक ही समाप्त हो गया। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नीति आयोग, ठीक है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था।
यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका वास्तव में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, इसका अंशकालिक अध्यक्ष होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये टर्म जो है रेगुलर टर्म नहीं है, ये बदलते रहता है। ये पद जो है बदलते रहता है। जो बहुमत प्राप्त सत्ता में आएगी, जो दल आएगी, उसी का प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक अंशकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष पूर्णकालिक, उपाध्यक्ष पूर्णकालिक होता है, लेकिन अध्यक्ष जो होता है ये अंशकालिक ही होते हैं। तो राइट आंसर इज बी नंबर। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो अभी हम लोगों ने अभी चर्चा किया 1974 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ को लाया गया था, और उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को भी अपनाया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देता उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहले गरीबी हटाओ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांतिकरण। तो हम लोग जानते हैं कि जो हरित क्रांति है 1966 में शुरू हुआ, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1969 में हुआ है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है। और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1970 के दशक में दिया गया, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज राइट आंसर इज बी नंबर, ठीक है। पहले 3 तब 2 तब 1, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा गरीबी हटाओ 1974 में, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न की तरफ। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इंडिया विजन 2020 ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन हो गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा SP गुप्ता समिति। इंडिया विजन, लेकिन ये क्वेश्चन आज भी पूछ देता है कभी कभी कि इंडिया विजन किसके द्वारा तैयार किया गया था। व्यक्ति का नाम पूछता है तो SP गुप्ता समिति के द्वारा इसको तैयार किया गया था। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न सूची का मिलान करना है। तो प्रथम सूची जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम था हेराल्ड डोमर मॉडल पे, द्वितीय PC महालनोबिस पे, तृतीय जो था ये अशोक चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, और चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सभी सही है, ये क्रमगत है, 1 2 3 4 ये सही है, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो राइट आंसर इज C, 6th योजना जो है इसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं। और रोलिंग प्लान जो है उसका 1978 से 80 का टेन्योर है, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, तो पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार है, बिल्कुल है। जनसंख्या में परिवर्तन है, श्रम विभाजन है, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। जब हम लोग कैपिटल को सेविंग करेंगे तो जाहिर सी बात इसका हम लोग को दूरगामी परिणाम तकनीकी सुधार के रूप में मिलेगा, और तकनीक सुधार होगा तो और सब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होगा। जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या को कम करना एक मुख्य उद्देश्य रहा है। अगर ये जनसंख्या जितनी कम होती जाएगी आर्थिक विकास उतना ही अच्छे से लागू होने का प्रयास रहता है। तो ये भी सही है। श्रम विभाजन करते कुशल श्रम को बढ़ावा देना। श्रम विभाजन में केवल कुशल श्रम को बढ़ावा देना, इससे कुशल श्रम में बढ़ोतरी होगी तो देश का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। लेकिन तकनीक भी एकदम नौकरशाह, टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल नहीं होते, आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज डी। आइए अपने 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, ठीक है। इनमें से क्या सत्य है? इसमें सत्य का चयन करना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की घोषणा की थी, ये भी सही है, एकदम सही है। मोदी सरकार ने नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था, ये भी सही है। और 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, एकदम सही है। और 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे।
सुभाष चंद्र बोस थे। और इस राष्ट्रीय योजना समिति का बनाया किसने था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें सभी कथन सही है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? ठीक है, इसमें विच फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडिया इकोनॉमी? सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, मांग एवं उपभोक्ता खर्च में कमी, या निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति जो होती है, जितना खर्च होगा उतना उच्च मुद्रास्फीति क्रिएट होगा। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। जो मुद्रास्फीति जन मंदी जो होती है, मुद्रास्फीति जन मंदी होती है, जो क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ ही होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन होता ही है मंदी के साथ जब मुद्रास्फीति आती है। तो उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मुद्रास्फीति बोलते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति हो जाती है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हो जाती है, एकदम सही है। मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये नहीं है, और निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, ये नहीं है। इसका राइट आंसर है 1 और 2। तो धन्यवाद। आज का इस लेक्चर का ये अंतिम अंतिम प्रश्न था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, और क्योंकि आप लोग के ही कंट्रीब्यूट से आगे बढ़ने का और हौसला मिलता है कि आदमी आगे बढ़ पाए। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने इसको देखा और इसका आप लोगों ने फ़ायदा लिया। तो नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।